गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी हिस्ट्री की सेकंड क्लास। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ेंगे, डचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आप लोगों के सामने लिखा है एडवेंट ऑफ डचेस, डच। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, पुर्तगाल जो है वो किस तरीके से हमारे भारत में आए थे, उन्होंने क्या क्या किया था, किस तरीके से उनका पतन हुआ, मतलब उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इससे पहले की हमारी वीडियो जो थी, उससे पहले मैंने वीडियो बताई थी आप लोगों को कि कौन कौन से लोग हमारे भारत में आए थे और किस तरीके से आए थे, कैसे उन्होंने हमारे भारत में आकर अपनी ट्रेड करनी शुरू की थी। मैंने सारी चीजें आप लोगों को केवल एक इंट्रोडक्शन के थ्रू बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने पुर्तगाल के लिए आपको एक वीडियो डाली थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुर्तगाल के लिए वीडियो डाली थी, तो पुर्तगाल के लिए मैंने पूरा आपको समझाया था कि पुर्तगाल का किस तरीके से हमारे भारत में आए, कौन सा है। तीन मैंने आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहला आया था हमारा फ्रांसिस डी अल्मीडा, और उसके बाद हमारा अल्बुकर्क आया था, उसके बाद नीनो दा कुन्हा। ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, तीन को ही पढ़ना जरूरी है। और सबसे पहले हमारे भारत में जो आया था वास्को डी गामा आया था, जो कहाँ से आया था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमारे भारत के कालीकट में आकर वो उतरा था। उसके बाद दोबारा जब वो आया था, तब हमारे देश में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना शुरू की थी, कंपनी को बनाना शुरू किया था। अब आज हम लोग जो है पढ़ेंगे डचेस के बारे में। वैसे तो डच जो थे वो पुर्तगालियों के आने के बहुत बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि लगभग 100 साल बाद। और इन्होंने डचेस में हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्ट जगह जो हैं, वो कम से कम 3 सेंचुरी तक, 3 सेंचुरीज तक शासन किया। मतलब 3 सेंचुरीज तक हमारे ईस्टर्न पार्ट में ये रहे। शुरुआत में क्या था, वैसे तो आपको बताया जाए कि 17 सेंचुरी में लगभग, ठीक है, लगभग 17 सेंचुरी में डचेस ने पुर्तगालियों का जो एरिया था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और डचेस की कंपनीज हमारे भारत में क्या, ईस्टर्न पार्ट में, हमारे दुनिया के एशिया के ईस्टर्न पार्ट में जो है, साउथ ईस्ट पार्ट में डचेस का आना शुरू हो गया था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का एंड हो गया था, लगभग पूरी तरीके से सिमट गई थी। तो क्या हुआ था, काम क्या था इनका काम क्या था। डचेस जो थे, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि डच क्यों ऐसा हुआ कि वो हमारे साउथ ईस्ट पार्ट में अट्रैक्ट हुए, हमारे भारत में अट्रैक्ट हुए। वो क्यों ऐसा हुआ, तो इसका रीजन क्या था। हमारे यूरोप में जो थे, ये लोग थे पुर्तगाली, ठीक है। पोर्टुगल जो थे वो अपना सामान, जो भी कार्गोज यहां से सामान वगैरह जो खरीदते थे, ये जैसे कि कपड़े हो गए, मसाले हो गए, खास तौर पर शोरा, ठीक है, और हमारा एक तरीके का नील वगैरह जो हो गया, और हमारा सबसे ज्यादा खास अगर बात कही जाए तो ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च और मसाले, क्या करते थे वो ईस्टर्न पार्ट आप लोग जानते हैं, इंडिया के इधर साइड में, यहां पर श्रीलंका, और आप इधर चले जाएंगे तो आपको बोर्नियो, न्यू गिनिया, सुमात्रा, जावा, ठीक है, और ये सारे द्वीप आपको मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, यहां से और भारत से मसाले खरीदते थे, और मसाले कहां ले जाते थे, ये यूरोप में ले जाते थे। यूरोप में कौन सी जगह पर, डायरेक्ट ये अपने देश की राजधानी, इसके देश की राजधानी क्या है आप लोग जानते हैं सब लोग, इस देश की राजधानी है लिस्बन। क्या है, लिस्बन। तो क्या करते थे, यहां से ये सामान खरीदते थे, सामान को ले जाकर लिस्बन में ले आते थे। और डचेस क्या काम करते थे, डचेस का काम क्या था वहां पर, जब तक पुर्तगाली यहां पर रहे। कब से रहे थे पुर्तगाली हमारे भारत में, 1502 में हुआ था, और 1503 में जब गवर्नर बना दिया गया था अल्मीडा को, उसके बाद से हमारे देश में और इंडोनेशिया के पार्ट में क्या रहे थे, ये लोग रहे थे पुर्तगाली। तो तब तक यहां से लेके जब तक हमारे डचेस हमारे ईस्ट इंडिया में नहीं, यहां पर ईस्टर्न पार्ट में नहीं आए, तब तक क्या हुआ, पुर्तगालियों ने
जो भी सामान खरीदते थे वो लिस्बन ले जाते थे, और लिस्बन से डच जो होते थे, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, डच कौन थे, ठीक है। डच जो थे आज की डेट में जिसको हम नीदरलैंड बोलते हैं, नीदरलैंड बोलते हैं, जिसको पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, हॉलैंड, ठीक है। तो यहां के निवासी थे, मतलब यहां के रेजिडेंशियल जो थे वो डचेस कहलाते थे, ठीक है। यहां के जो रहने वाले थे वो डच कहलाते थे, ठीक है। तो डच क्या करते थे, लिस्बन से सामान को एक्सेप्ट करते थे, और जहां भी यूरोप में जिन जिन जगह पर पहुंचाना होता था वहां पर ये सामान को पहुंचा दिया करते थे। ये एक तरीके से पुर्तगालियों के लिए क्या थे, देखिए यहां पर क्या होता था, पुर्तगाल ईस्ट से सारा सामान लेकर, ईस्ट साउथ से सारा सामान लेकर क्या कहां ले आते थे, लिस्बन में, अपने देश की राजधानी में। तो डच क्या करते थे, एक तरीके से मेडिएटर का काम करते थे, इनके सामान को पहुंचाने का काम करते थे, इनके सामान को यहां से लेकर यहां पहुंचाते थे, यूरोप के अदर जगह पर पहुंचाने का काम करते थे, तो एक मेडिएटर का काम करते थे। और ये पुर्तगाल क्या थे, इनको कुछ कमीशन दे देते थे, कुछ पैसा दे देते थे, जिससे इनकी इनकम बनती थी। तो क्या हुआ था, यहां से डचों ने आना शुरू करा, डच यहां से आना शुरू करा। डच ने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई। अब डच ने सोचा कि देखा तो जाए कि ये पुर्तगाल आखिर सामान लाते कहां से हैं। तो इन्होंने ये चीज क्या किया, इन्होंने एक अपने बंदे को भेजा कि जाओ देख कर आओ, ऐसा है क्या वहां पर, सारा सामान लेकर तो आते हैं और यहाँ पर बड़ा अच्छे से इनका प्रॉफिट भी इनको होता है, तो क्यों ना ऐसी जगह पर जाया जाए, डायरेक्टली हम लोग क्या करें, डायरेक्टली हम लोग व्यापार करना शुरू कर दें, हम लोग भी अपनी कंपनी स्थापित करें वहां पर बनाए जाकर। तो क्या हुआ, इन्होंने डचों ने क्या किया, ये डच क्या किए, नीदरलैंड से हॉलैंड से इन्होंने जाना शुरू करा, इन्होंने पता किया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सारे सामान वगैरह ये वहां पे पहुंच गए। अब क्या हुआ था, अब पहले तो ये एक तरीके के इनको मेडिएटर समझते थे कि सामान को ले जाने पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन डचेस ने अब क्या कर दिया, अब डच खड़े हो गए इनके कंपटीशन में, अब डच खड़े हो गए इनके कंपटीशन में। ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है 1503 से लेके 1600 तक की, ठीक है, 1600 तक की, 1503 से लेके 1600 तक की। इस बीच में जो व्यापार होता था वो सारा व्यापार इसी पर्पस से होता था। क्या करते थे, पुर्तगाली लिस्बन में ले आते थे, उसके बाद डच क्या होते थे, वो अदर कंट्रीज में, अदर सिटीज में पहुंचाते थे सामान को, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने डचों ने क्या किया, डचों ने सबसे पहले स्टार्ट किया आना। फिर क्या हुआ, पुर्तगालियों ने एक चीज बात कह दी थी इनसे कि आप भारत में कोई चीज स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया का रास्ता पकड़ा, कहां का, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में सबसे पहले गए, तो वहां पर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, बनाई। फिर क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे सारी चीजें देखी कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें प्रॉब्लम में किस तरीके से व्यापार करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप जानते हैं कि भारत का ये पार्ट गुजरात है, उसके बाद हमारा ये पार्ट आता है तमिलनाडु का, और ये पार्ट हमारा इधर से ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, आप जानते हैं कि यहां पर सूरत पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में सूरत पड़ता है, ठीक है। तो सूरत है और यहां पर आपका पड़ता है मसूलीपट्टनम, ठीक है, और यहां पर पड़ता है पुलिकट, ठीक है, यहां पड़ता है मसूलीपट्टनम, यहां पड़ता है सूरत। सबसे पहले इंडोनेशिया में इन्होंने अपनी कंपनी बनानी शुरू की, ये है श्रीलंका हमारा, और यहां पर ये है जावा, ये हो गया सुमात्रा, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया बोर्नियो वगैरह, और यहाँ पर हो गया हमारा न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे इस जगह पर तो इन्होंने अपना जगह जावा पे सबसे पहले आ गए थे, क्योंकि जावा पे ही जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता वो पड़ती है, ठीक है।
यहाँ पर इंडोनेशिया में सबसे पहले ये डचेस आए थे, यहाँ पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया, अपनी कंपनी का स्थापना कर दी। कब की थी कंपनी की स्थापना इन्होंने? सबसे पहली कंपनी की स्थापना कब करी थी इन्होंने? इंडोनेशिया में। तो ये लोग पहले ही आ गए थे 1582 के आसपास, 1582 के आसपास यहाँ पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने आना शुरू करा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपने एक गवर्नर को सूरत में भेजा। कहां पर? सूरत। ठीक है, यह है आपका मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु का पोर्शन है। ठीक है, और ये मसूलीपट्टनम हो गया, और ये पुलिकट है, पुलिकट। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहां से इन्होंने अपने गवर्नर को सूरत में भेजा कंपनी बनाने के लिए। अब यहां पर पहले से भाई पुर्तगालियों का राज शासन था, पुर्तगाल पहले से यहां पे अपनी जो है धाक जमाए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा होगा कि कोई अपनी जगह किसी को दे देगा? ऐसा हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या हुआ, यहां पर पुर्तगालियों ने साफ मना कर दिया और इनको फरमान भी नहीं मिल पाया, तो बेचारों को वापस लौटना पड़ा। तो यहां पे सूरत में इनकी कंपनी नहीं बन पाई। उसके बाद ऐसा था, सबसे बड़ी चीज क्या थी, इनके जहाजी बेड़े जो थे, इनकी जहाज तेज रफ्तार से चलते थे इन अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगल। पुर्तगाल के जहाजों की अगर कंपेयर किया जाए तो इनके जहाज तेज चलते थे, और इनका वर्क भी, इनके पास दिमाग बहुत है, चालाक बहुत थे ये डच जो थे, ये पुर्तगालियों से भी ज्यादा चालाक थे। और दूसरी बात क्या थी, डच जो थे थोड़े से नरम स्वभाव के थे, उनका लोगों से बात करने का तरीका अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया, भारत में ये नीति अपनाई, लोगों से अच्छे से बात करना। तो बीजापुर हो गया, जंजीबार हो गया, ठीक है, मदुरै हो गया, और यहां मसूलीपट्टनम है, और जो बीजापुर के राजा थे और जंजीबार के राजा थे, मदुरै के राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, इन डचेस को, डचेस के लिए क्या किया, उन्होंने कम आय पर, कम इनकम पर इनको व्यापार करने के लिए इजाजत दे दी कि जाओ भाई खुल के व्यापार करो तुम, हम तुमसे बहुत कम कर लेंगे। इन कंपेयर टू पुर्तगाल और अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स थे और पुर्तगाली थे, उनसे कम टैक्स ये लेने लगे। ठीक है, उनसे कम टैक्स लेने लगे। तो इन्होंने क्या करा, बड़ा नरम स्वभाव दिखाया यहां पर। लेकिन जो पुर्तगाली थे वो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव बनाते थे, उनको बात करने की तमीज नहीं थी, बात सही से नहीं करते थे वो। इसीलिए क्या हुआ, जब वो सूरत में आए तो सूरत में पहले से इन्होंने अपनी जगह बना रखी थी, तो बेचारों को यहां से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद 1604 में, कब, 1604 में मसूलीपट्टनम में, 1604 के लास्ट में मसूलीपट्टनम ये पहुंचे। तो मसूलीपट्टनम में पहले से एक राजा थे, तो उनसे इन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा मुझे अपनी कंपनी यहां पर बनानी है, इन्होंने कहा। तो मसूलीपट्टनम के राजा ने इनको इजाजत दे दी कि आप अपनी जो है जगह यहां पे बना सकते हो। तो अब मैं बताता हूं कि भारत में कब कब और कैसे कैसे तो नहीं, वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कि ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगहों पर जो डचेस हैं उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की और कब की। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे यहां पे लिख रखा है, सबसे पहली जो कंपनी बनाई थी इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी, यहां पर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आप देख लीजिए, ऐसे याद करिएगा, 5, 10, 16, 41, 45, 5, 10, 16, 41, 45, ठीक है, 5, 10, 16, 41, 45, यहां तक आप लोगों को याद करना है। देखिए 5 में मसूलीपट्टनम, 10 में पुलिकट, 16 में सूरत, ठीक है, उसके बाद 1641 में बिमलीपट्टनम, ठीक है, और 1645 में कराईकल। कराईकल कहां है, कराईकल हमारा यहां पड़ता है केरल में, यहां पे भी इन्होंने अपनी जगह बना ली। उसके बाद चिंसुरा 1653 में, कासिम बाजार
1658 में, पटना 1658 में। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, 1658 में इन्होंने बहुत से काम किए थे, बहुत सी कंपनी स्थापित। 1658 का जो ईयर था वो इंडोनेशिया इनके लिए डचेस के लिए बहुत अच्छा था। उस साल इनकी बहुत सी कंपनियां स्थापित हुई थी। सबसे पहले कासिम बाजार, फिर पटना, तीसरी आपकी बालासोर, ठीक है, और फिर नागपट्टनम। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब सारी जो इन्होंने बनाई है वो कहां बनाई है? ये सब दक्षिण भारत में बनाई है। हमारे दक्षिण भारत जो है हमारा, वहां पर इन्होंने सारी कंपनियां यहां पर स्थापित की हैं। तो देख लीजिए कोचीन में, कोचीन को कब कब पाया इन्होंने? 1663 में, 1659 में नागपट्टनम, 1658 में बालासोर, 1658 में पटना, 1658 में ही कासिम बाजार, फिर 1653 में चिंसुरा, 1645 में कराईकल, 1641 में दिमलीपट्टनम, 1616 में सूरत, 1610 में पुलिकट, 1605 में मसूलीपट्टनम। अब ये तो है ही है, हमारे भारत का एरिया था। ये कहां पे था? इंडियन कंपनीज, ठीक है, इंडिया में। इंडिया में इन्होंने जो कंपनीज अपनी बनाई वो सारा एरिया ये हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने पुर्तगालियों को, देखिए पुर्तगालियों सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम से खदेड़ दिया था पुर्तगालियों को। क्यों? एक पावर थी इनके पास, जो इनके जहाजी बेड़े थे ना, और इनकी सैनिक शक्ति जो थी वो पुर्तगालियों से ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए जो तरीका इन्होंने अपनाया वो इनका काम कर गया, और पुर्तगालियों को इन जगहों से, जहां जहां इन्होंने जगह अपनी बना रखी थी, निकाल के बाहर किया, खदेड़ दिया। फिर इन्होंने क्या किया? 1658 में ही श्रीलंका से, श्रीलंका आप जान रहे हैं जिसका पुराना नाम जो है सीलोन है, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन होता है, ठीक है। तो सीलोन से, श्रीलंका से 1658 में पुर्तगालियों को निकाल के बाहर हरा दिया उनको। मलक्का को 1641 में जीता, मलक्का से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया इन्होंने। उसके बाद मसाला द्वीप 1619, अम्बोयना 1605। ये सब क्या है? ये सब यहाँ ये तो है, इंडोनेशिया हो गया, इधर का एरिया हो गया। ये सारे एरिया क्यों इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की? लेकिन आप एक चीज ध्यान कर लीजिए, हमारे देश का जो मसाला था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना ज्यादा अच्छा इंडोनेशिया का मसाला था। यहाँ पे स्पाइसेस जो मिलते थे वो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन यहाँ के मसाले इतने अच्छे, हमारे भारत के मसाले इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। लेकिन क्वालिटी यहीं से पता चली मसालों की, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एरिया यहाँ पर क्या आया हमारा, ये सब जीते इन्होंने। ये एरिया कहाँ के थे? ये विदेशी एरिया थे, और ये हमारे भारत के एरिया थे जो इन्होंने जीते, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स, इनका डचेस का पुर्तगालियों से क्या प्रॉब्लम हुई थी, पुर्तगालियों से क्या रिलेशन था इनका। देखिए पुर्तगालियों से इनका कोई रिलेशन नहीं था। सबसे पहले क्या था, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि पुर्तगाल इनके लिए क्या करते थे, डचेस क्या करते थे, पुर्तगालियों का सामान दूसरे कंट्रीज में, दूसरी सिटीज में पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद इनको जब पता चला कि यहाँ पे डायरेक्ट हमें अगर काम वर्क करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, तो उस मुनाफे के चक्कर में इन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे बनानी शुरू करी। तो वैसे ही पुर्तगालियों से थोड़ी सी झड़प हो गई, इनकी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है बाजार में, व्यापार में, जहां कंपटीशन आया नहीं वहां दो भाई भी लड़ बैठते हैं। तो ये तो दूसरे देश ही थे, दूसरे ही लोग थे। जब कहीं कंपटीशन की बात आती है तो वहां दो भाइयों के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ये तो दूसरे ही लोग थे, दो देश थे, ठीक है। हालांकि भाई जैसे ही थे, आसपास ही देश नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, दूसरा नंबर पर आता है डच का और अंग्रेजों का। शुरुआत में डचेस जो थे वो अंग्रेजों से मित्रता का स्वभाव रखते थे, अंग्रेज जो थे डचेस से मित्रता का स्वभाव रखते थे, सारी चीजें थी। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने डचेस को परेशान किया। क्यों? क्योंकि जो युद्ध नीति थी इनकी, जो भी इनकी नीतियां थी, जो वॉर करने की जो अटैकिंग तरीका था इनका डचेस का, वो पुर्तगालियों के साथ तो काम आ गया था इनका, लेकिन अंग्रेजों के साथ काम नहीं आ पाया, क्योंकि अंग्रेजों की जो क्वालिटी थी वो बहुत क्वालिटीफुल थे वो। और दूसरी चीज क्या है,
डचेस जो थे हॉलैंड, बहुत अब हम करते हैं इस चीज के बारे में बात। अब हम करते हैं इनके पतन के बारे में बात कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ हॉलैंड का। ठीक है, डचेस का डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, डिक्लाइन, डिक्लाइन के लिए आप एक बात समझ लीजिए, इनकी कुछ पॉइंट हैं तो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए, अब इनका डचेस का डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन मतलब इनका पतन किस तरीके से हुआ, क्या कारण था कि इनका पतन हुआ। सबसे पहला रीजन ये जो था इनका, सबसे पहला रीजन था कि इन्होंने, एक टाइम आया कि इन्होंने भारत में कम ध्यान देना शुरू किया और इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा ध्यान कर लिया इन्होंने। भारत की तरफ इनका ध्यान कम हो गया, भारत के मसालों पर इनका ध्यान कम हो गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले ही कि भारत के मसाले इंडोनेशिया के मसालों से थोड़ा कम वैल्यू रखते थे। तो दे गिव अटेंशन इन इंडिया के कंपेयर में इन्होंने इंडोनेशिया में, इंडिया के कंपेयर में इन्होंने इंडोनेशिया में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। दूसरा, सेकंड जो था, पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स जो थे वो एक हो गए थे। उन्होंने अपनी पावर्स को एक कर लिया था। कैसे एक किया था, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने क्या कर लिया था सॉरी, चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा था, शादी कर ली थी किससे, पुर्तगाल की महारानी से शादी कर ली थी, वहां की उनकी महारानी की बेटी से शादी कर ली थी। उस वजह से क्या हुआ था, पुर्तगाली और अंग्रेज एक हो गए थे। तब ये जो डचेस जो थे वो निरंतर उनका वैल्यू गिरने लगी। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है हमारा, तीसरे नंबर पर क्या हुआ, जो रणनीति, जो भी नीतियां थी इनकी, ठीक है, द रूलिंग पावर was less in compare to ब्रिटिशर्स। और एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, चौथे नंबर की क्या है, ब्रिटिशर्स की कंपेयर में इनकी रूलिंग पावर कम थी। और क्यों कम थी, क्यों कम थी ऐसा। अब हॉलैंड जो था, हॉलैंड ज्यादातर क्या हुआ, कॉलोनाइज रहा। हॉलैंड वॉज colonization country for long time, बहुत समय तक ये जो पावर थी इनकी वो बहुत समय तक कोलोनाइज रही। कोलोनाइज का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों के अधीन रहना, मतलब पराधीन रहना, स्वाधीन नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड वॉज ऑलवेज फ्री। इंग्लैंड जो थी वो हमेशा से फ्री कंट्री रही। इसीलिए क्या हुआ कि इनकी रूलिंग पावर, हॉलैंड की रूलिंग पावर इंग्लैंड की रूलिंग पावर से कम रही। ये कारण था इनका। ठीक है, और इसके बाद आपका फिफ्थ रीजन जो था, सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये रीजन था कि इनका जो अटेंशन था वो इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा था, इंडिया की तरफ कम था। सबसे बड़ा तो यही था। और दूसरा, इनके जहाजी बेड़े जो थे वो अंग्रेजों के सामने कम रहे। ठीक है, तो ये इनके पतन का कारण था कि क्यों इनका डिक्लाइन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए हमारा डचेस के लिए यही था, हमारा एडवेंट ऑफ डचेस। इसके लिए इतना इनफ है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना पढ़कर अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डचेस तो पूरा कंप्लीटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन तब भी हमको
एक स्टोरी बनाने के लिए कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में कैसे रही, क्या हुआ, किस तरीके से वर्क प्रोसेस रही, तो उसके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक मैंने पढ़ाया। अब कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, तब हम उसमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों की रियल अगर स्टार्ट हुआ है तो यहां से आप लोगों का रियल प्रोसेस स्टार्ट हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही वो पावर थी जो हमारे देश में डचेस को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसी को, सभी को खदेड़ती हुई हमारे देश में रूलिंग करने लगी, क्योंकि इनके अंदर वो पावर थी, क्योंकि ये हमेशा से स्वाधीन रहे हैं, मतलब ये हमेशा से आजाद रहे हैं, इसीलिए इनको कभी भी किसी के पराधीन रहे नहीं। इसीलिए क्या हुआ, इनके अंदर पावर वही रही और अपने हिसाब से ये पावर को जनरेट कर लेते थे। और दूसरा क्या था, एक चीज और थी कि इसमें डचेस जो थे, उनके जो व्यापारी थे, जो उनके काम करने वाले थे, वहां जो काम करते थे, वो उनकी सैलरी कम थी, लेकिन अंग्रेजों की सैलरी ज्यादा थी। क्यों? सैलरी कम होने के कारण अब क्या होगा, अब आप जिस कंपनी में काम करते हो, मान लें किसी कंपनी में आप काम करते हो, और आपकी जितनी क्वालिटी है, जो अधिकारी हैं आपकी जितनी क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको वेतन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, तो क्या आप उस कंपनी के लिए डेडिकेटेड होगे? बिल्कुल नहीं होगे, इसलिए वो कंपनी आपकी बढ़ेगी नहीं आगे। लेकिन जो कंपनी आपको आपकी टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देगी, आपको वेतन देगी, तो आप क्या करोगे, उसके लिए डेडिकेटेड रहोगे, उस कंपनी को बढ़ाने का काम करोगे, क्योंकि जितना कंपनी बढ़ेगी उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, डचेस में प्रॉब्लम यही थी कि डचेस जो थे वो अपने अधिकारियों को कम वेतन देते थे, लेकिन इंग्लैंड वाले अपने अधिकारियों को ज्यादा वेतन देते थे। इसीलिए इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो फैलती चली गई, और पुर्तगालियों की कंपनी भी पहले ही हट चुकी थी, और डचेस की कंपनी धीरे धीरे कम हो गई। और बेदरा का युद्ध एक ऐसा था, बेदरा का युद्ध हुआ था, कहां हुआ था हमारा, यूरोप में, ब्रिटिशर्स के बीच में और इनके बीच में। ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे, 3 वॉर हुए थे। लास्ट में जो बेदरा का युद्ध हुआ था उसमें इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, भारत में से पूरी पावर पूरी तरीके से खत्म कर दी। ये सारी पावर खत्म हो गई थी कहां पर, भारत में, और केवल हमारे जो डचेस थे वो इंडोनेशिया तक ही सिमट कर रह गए, और हमारे भारत से उनका नामो निशान मिट गया था। डचेस पूरी तरीके से हटा दिए गए थे बेदरा की युद्ध की संधि के बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कोई देश जैसे कि पुर्तगाली हैं, वहां रह रहे हैं, तो पुर्तगाली में और अंग्रेजों में अगर यूरोप में लड़ाई होती थी तो उसका असर हमारा कंट्री में भी पड़ती है। जब मान लिया कि हमारे जैसे कि हमारे रिलेटिव किसी कहीं लड़ रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ नहीं लड़ेंगे? डेफिनेटली हम भी लड़ने लगेंगे, क्योंकि क्या होगा, वो तो ज्वाइंट है ना, एक ही जैसे। तो वही चीज है, हमारे इंडिया में डच भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, इंग्लैंड वाले, और पोर्टुगीज भी थे। अब जब पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में यूरोप में लड़ाई हुई, तो इनकी भारत में भी लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे ही डच की और अंग्रेजों की जब यूरोप में लड़ाई हुई, तो इनकी भारत में भी स्टार्ट हो गई। और अब जब फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांसीसी के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमारे 3 युद्ध हुए थे। 1740 से युद्ध स्टार्ट हुए थे, बहुत लंबे चले थे। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक में मतलब कर्नाटक के एरिया में ही हुए थे, इस वजह से कर्नाटक के वॉर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, वो एरिया पूरी तरीके से हमारे देश में इन्वॉल्व हुए थे, और क्योंकि ऐसा होता था जब यूरोप में लड़ाई होगी तो डेफिनेटली ऐसा तो दिखाते थे। वैसे फ्रांस वाले जो थे वो जब लड़ते थे यूरोप में, तो हमारे देश में भी लड़ाई शुरू हो जाती थी, फ्रांसीसी की और भारतीय इनकी अंग्रेजों की। वैसे ही डचेस की लड़ाई शुरू हुई, और बेदरा की संधि के बाद इनका पूरा नामो निशान हमारे भारत से मिट गया, और ये इंडोनेशिया तक ही सिमट कर रह गए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस हमारा इतना ही था।
डचेस हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब कल हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। जितना मैंने आप लोगों को बोला है आप लोग उस चीज को कॉपी में एज इट इज लिखिएगा, आपके नोट्स का काम करेगा और आप आगे चलकर उस नोट्स को अगर पढ़कर ही पेपर में जाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे दूसरों से ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसको वीडियो को। और ज्यादा मेरी और भी वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की पड़ी हैं, ज्योग्राफी की वीडियोस डाल रहा हूँ, पॉलिटी की वीडियोस डाल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की डाल रहा हूँ मैं, और ये हिस्ट्री की वीडियोस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको देखिए, समझिए। अच्छा समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप बताइए, समझ में आता है तो भी आप बताइए, क्योंकि आपके ही फीडबैक से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।